तो कल हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन कवर किया था और उसमें मुझे लगता है कि शायद कवर हो गया था पूरा 1 मिनट में। वन मिनट। इसमें कवर हो गया है ना, डेल्टा ई वन शायद मुझे लगता बताना है और इनडायरेक्टली इसमें से बता भी दिया है। जो डेल्टा ई वन होते हैं ना वो नदियों के डेल्टा ई को दिखाए जाते हैं और उन्हें ज्वारी वन भी हम बात कहते हैं। ज्वारी वन शायद ये डिस्कस भी हो रहा है दो मिनट का काम है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टा ई क्षेत्र। ये पाए जाते हैं डेल्टा ई क्षेत्र। चूंकि डेल्टा ई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो सैलाइन होती है ना, उसमें लवण पाया जाता है क्योंकि समुद्र के पानी के संपर्क में आती है। तो वहां पे सैलाइन स्वाई मिलेगी, लवड़ी मिट्टी मिलेगी और चूंकि वहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है इसलिए भी कैसे होते हैं? सदाबहार होते हैं। ठीक है। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ी कठोर और इसकी जो छाल होती है वो क्षारीय हो जाती है और इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में, है ना, नाव बनाने में, बोट मेकिंग में और छाल का उपयोग चमड़े को रगड़ने और पकाने में किया जाता है। इन वनों को मैंग्रोव भी कहते हैं, है ना, गोर। अच्छा, इन वनों में जैसे गोर में, है ना, सुंदरी जैसे भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी प्रजाति के लिए पाया जाता है। तो इसमें ये क्या हो गया? इट इज करेक्ट। जूम वाला क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई, ऐसा क्यों? क्या कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है? 1 मिनट। हाँ, थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, चलिए। तो यहाँ पर गोरने, सुंदरी, कैसुलिया, है ना, ये पेड़ों की प्रजातियां हैं। तो आपसे पूछ दे कैसुलिया, है ना, फोनिक्स, नीपा, ये सब यहाँ पर पेड़ों की प्रजातियां हैं। फोनिक्स, नीपा, ठीक है, ये सब यहाँ पर आए। ठीक है। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छे होते हैं। कोई भी फॉरेस्ट होता है इकोसिस्टम के लिए तो बेहतरीन होता ही है। साथ ही साथ जब कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, लाइक साइक्लोन, सुनामी, इसमें पढ़ा गया है क्लास में, तो जैसे ही वो साइक्लोन या सुनामी तटीय क्षेत्रों में इंटर करती है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पर कतार बना के खड़े होते हैं तो ये बैरियर का काम करता है। सुनामी की जो तरंगें होती हैं उनकी शक्ति को कमजोर कर देती है, साइक्लोन के शक्ति को छीन कर देते हैं। तो ये एक
प्राकृतिक आपदाओं की प्राकृतिक आपदाओं का जो मतलब नुकसान होता है उसके द्वारा उसको ये कम करता है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं कई दृष्टि से। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा यूसुफरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार का मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? डेल्टा या नगरीय क्षेत्र में ये सदाबहार वन के रूप में होते हैं। कठोर लकड़ी होती है, क्षारीय की छाप होती है। ये सीमित उपयोग इनका किया है, सीमित यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा वैसे इसका यूज नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक आपदा। ये प्राकृतिक आपदा का टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज नेचुरल डिजास्टर, ये प्रमुख पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बट पढ़ना तो चाहिए। तो क्योंकि भारत एक ऐसा देश है प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो भारत प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है हर क्षेत्र में। भारत का बृहद भौगोलिक आकार है, पर्यावरणीय विविधताएं है, सांस्कृतिक बहुलता है। इसके कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप या इसे अनेकता में एकता वाली धरती भी कहा जाता है। तो भारत की जो धरती है इस पर तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है कि अचानक सडन आती है और इसका जो प्रभाव होता है या इनका दुष्परिणाम होता है बहुत दूरगामी होता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है और ये जो प्राकृतिक आपदा है न केवल भारत में ही आती है, दुनिया के बहुत सारे देशों में आती है। डिफरेंट टाइप की नेचुरल डिजास्टर होती है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, अर्थक्वेक तो बहुत खतरनाक होता है, सुनामी, साइक्लोन, ठीक है। इस सब प्राकृतिक आपदा के रूप में आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा तो आती ही आती है, लेकिन मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा इस प्राकृतिक आपदा को इनवाइट भी करता है, नेचुरल डिजास्टर को ये इनवाइट भी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया इंडिया में, तो एक साइक्लोन जो अरब सागर में पैदा हुआ वो गुजरात की तरफ मुड़ गया। तो जा रहा था वो अपने मार्ग में पश्चिम की ओर, बट वो मुड़ गया। कारण क्या था? वो इसलिए कर चुके। तो मानवीय क्रियाकलाप भी प्राकृतिक आपदाओं को आकर्षित करते हैं। तो मुद्दा ये है कि फिर जब हम जानकार हैं और इसके बावजूद भी ऐसा काम करते हैं जिससे प्राकृतिक आपदाएं आती है, डेवलपमेंट का काम तो करेंगे ही करेंगे, हाँ। तो उस चक्कर में प्राकृतिक आपदा आएंगे ही आएंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं को आने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो जो आनी है आएगी, बट वो जब ऐसा करे कि उसके जो होने वाले प्रभाव हैं उसे हम कम कर सकते हैं।
कुछ ऐसी टेक्निक देख सकते हैं कि अभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा मिले, यही उसका बचाव व्यवस्था है। ठीक है, प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत ज्यादा ना करें, एक सीमा तक ही प्रकृति को यूज करें, बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में प्राकृतिक आपदाओं के डिफरेंस है, उनमें से एक है अर्थक्वेक्स। ठीक है, जो अर्थक्वेक होता है ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है, इसको हम लोग सब जानते हैं। भूकंप क्रस्ट यानी पृथ्वी की जो भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब सीधे शब्दों में समझिए, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो हमारी क्रस्ट होती है जहाँ हम लोग रहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें जो कंपन होती है वही भूकंप है। ठीक, और ये कंपन किस वजह से होते हैं, अभी भारत में किस वजह से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमें जानना होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती तो उसमें कंपन पैदा होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से ऐसे रगड़ के चलती है ऐसे, तो उससे कंपन होता है, इसी को भूकंप कहते हैं। और प्लेटों की गति से संबंधित जो भी क्रिया होती है उसे विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तनिक क्रिया। प्लेटों की गति से जो भी क्रिया होती है उसे विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। और इससे जो घटना घटित होती है, प्लेटों की गति से जो घटना घटित होती है उसे विवर्तनिक घटना कहते हैं, टेक्टोनिक फिनोमेना बोला जाता है। एक और क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्रकार की टेक्टोनिक फिनोमेना। भूकंप क्या है, एक टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक घटना है। ओके, स्नेहा वर्मा, उमेश नारायण, शिवांगी शर्मा, शिखा पुरी, शरद प्रताप सिंह, संजना रावत, रोशनी देवी, राजीव वाजपेयी, प्रिंस कुमार सिंह, पूजा करोलिया, पंकज सुब्रमण्यम, महिमा वर्मा। आज काफी लोग हैं, चलिए पढ़ते रहिए आप। महिमा तिवारी, ओके। तो भारत में ये तो देखें, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि भूकंप होता क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये एक टेक्टोनिक फिनोमेना है, ठीक है, एक विवर्तनिक घटना है। तो भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के अंदर एक क्षेत्र होता है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर।
उसे हम हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। जब हम पृथ्वी का इंटीरियर का स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक छेद होता है जिसको कहते हैं स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, ठीक है। और यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा। और मैग्मा की धाराएं ऐसे तरंगें उठती रहती हैं, इस तरह के ऊपर उठती हैं और क्रस्ट से टकरा के लौट आती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। इस तरीके से संवाहन तरंगें कन्वेंशनल करंट स्टेनोस्फीयर से उठती है। और यही तरंगें जो होती हैं हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनको मूव करती हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से प्लेटों में गतिशीलता आती है, प्लेटें गति करती हैं। इतनी पावरफुल तरंगें होती हैं, ठीक है। और प्लेटों की गतिशीलता ही भूकंप का कारण होती है। तो नेचुरल रीजन में प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गतिशीलता, ध्यान से टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिए। प्लेटों की गतिशीलता भूकंप का कारण है और जो प्लेटों की गति से जो भी घटना होती है उसे विवर्तनिक घटना कहते हैं। सो earthquake is a tectonic phenomenon. I hope ये आपको क्लियर हो। ठीक, एक चीज आपको मैं और समझाना चाहता हूँ, ये होता है देखिए हमारी जो पृथ्वी वो एक बैलेंस व्यवस्था, बैलेंस बना हुआ है और जिस कोण पर झुकी है और वैसी रहती है बैलेंस में। लेकिन अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो जो बैलेंस व्यवस्था उसको कहते हैं आइसोस्टेसिस, आइसोस्टेसिस, ठीक है। इसको कहते हैं जो हमारी पृथ्वी है ये भू संतुलन में, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी फिर से संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। ध्यान से समझना, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी फिर से संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। उस चक्कर में भूकंप आ रहा है। जैसे मान लो सपोज हम ऐसे झुके एक तो हमने यहाँ बैलेंस लगा रखा, ऐसे गिर नहीं रहे। मान लो जैसे मैं ऐसे खड़ा, किसी ने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, झुक गया, लेकिन झुक गया और वहीं पर मैंने बैलेंस बना लिया तो मैं गिर नहीं रहा हूँ। लेकिन एक दूसरे में क्या और धक्का दे दिया तो और झुक जाएगा और वो लगता है कि ज़्यादा नहीं पाएगी, गिर जाएगी, तो क्या करेंगे फिर से ऐसे अपनी रियल पोजीशन में आने का प्रयास करेंगे। चिंता गिरे जैसे रियल पोजीशन में आएंगे वैसे एक झटका लगेगा। बस यही चीज है, पृथ्वी एक संतुलन में और व्यक्ति उसके संतुलन को बिगाड़ रहा तो पृथ्वी कहती है मेरे बच्चे ज्यादा मेरे ऊपर अत्याचार मत करो, मैं गिरना नहीं चाहिए, मेरा संतुलन मत बिगाड़ो। लेकिन हम लोग है कि मानते ही नहीं, तो हम लोग पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ने लगे। पृथ्वी मां है तो भय लगती है, लेकिन आखिर कब तक? तो पृथ्वी को लगता है कि मेरे बच्चे को मां मेरे हित गिरा के रहोगे, मेरा संतुलन बिगाड़ रहे हो। तो पृथ्वी कहती है एक मिनट मैं फिर से बैलेंस बनाऊंगी, और जैसी बैलेंस बनाती है तो जोर का झटका लगता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। आई होप कि बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो होता क्या है, हम लोग पृथ्वी के संतुलन को कैसे बिगाड़ते हैं? कैसे बिगाड़ते हैं पृथ्वी के संतुलन को? आइसोस्टेसिस को कैसे हम डिस्टर्ब करते हैं? बांध बना देते हैं, बांध। अब भाई देखो, एक नदी निकली ऐसे बहती हुई जा रही नदी खूब सारा पानी बहा के जा रही है, बेचारे प्रकृति का नियम है, नदी निकलेगी तो कहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? आपको पता है, एक सागर में जाती है, ये नियम
नदी कहाँ गिरेगी? सागर में यहीं पर अपना डेल्टा का बना के अपना जीवन यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? ये प्रकृति का नियम। तो अगर हिमालय ग्लेशियर बना, इकट्ठा हुआ ग्लेशियर, तो वहां पर खूब सारा ग्लेशियर बन गया, तो एक जगह ग्लेशियर जमा हो जाएगा, एक जगह वजन बढ़ जाएगा, एक जगह वजन बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रकृति क्या कहते हैं कि बर्फ जमेगी भी और पिघलेगी भी, जमेगी भी और पिघलेगी भी, और पिघल के वहां से पानी को बह के और चली जाएगी। तो होता क्या है, सागरों से वाष्पीकरण होता है और कहीं जाके संघनन होता है, तो ग्लेशियर बनते हैं और वहां पर ग्लेशियर का जमाव होता है, तो ग्लेशियर पिघल के फिर से सागर और महासागर में चला जाता है। किसके माध्यम से? माध्यम क्या है? नदी। तो पृथ्वी की आइसोलेशन किसी डिस्टर्ब नहीं होती, प्रकृति को बैलेंस करके इसको पता है कि कितना ग्लेशियर बना तो उतना हमको पिघला भी देना है, और नदियों के माध्यम से उस ग्लेशियर के पानी को महासागरों को पहुंचाना है, जिससे कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़े। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग कहते हैं बल्कि नहीं जा रही है, तो पानी तुम सागर में मिलाओगे, क्या औकात है पानी को सागर में मिलाओगी? हम तुम्हें यहाँ रोक लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया ये बैराज, क्या बना दिया? बैराज। और यहाँ पर बैराज के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक बना दिया रिजर्वायर, रिजर्वायर बना दिया, है ना? क्या बना दिया? एक जलाशय बना। तो पानी जा रहा लेकिन रोक लिया, तो पानी को जाना यहाँ चाहिए लेकिन रोक लिया अपने रास्ते में, तो पृथ्वी के बैलेंस को हमने क्या कर दिया? डिस्टर्ब। तो पृथ्वी कहती है कि बेटा पुत्र 10-20 बांध बना लिया, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ज्यादा अतिक्रमण न करना, मैं बोलूंगी कुछ नहीं, एक बार बैलेंस कर दूंगी बस। तो प्रकृति कहती है कि सीमित संरक्षण तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन असीमित जब आपके छेड़छाड़ करने का जो महत्वाकांक्षा है वो जब सर्व को पार करेगी तो मेरा धैर्य टूट जाएगा और फिर तुम्हें बैलेंस करूंगी, फिर तुम्हें समस्या आए, अच्छा लगे ना लगे, मैं तो बैलेंस करूंगा। ठीक, तो आइसोस्टेसिस डिस्टर्ब होती है मानवीय क्रियाकलापों की वजह से। बहुत और क्या तरीका है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा धरती में टेस्ट किया, अच्छा यहाँ पर लोहा छिपा है, अच्छा यहाँ पर कोयला छिपा है, बहुत अच्छा, यहाँ पर बॉक्साइट छिपा है, अरे अरे यहाँ तो सोना छिपा है, कोई बात नहीं, क्या मजा लगता छिपा के रखो, हम सारा निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, पृथ्वी की ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दिया, और हम बड़े स्वार्थी, पृथ्वी के गर्भ से खूब सारा हमें मटेरियल निकाल दिया, अब निकाल के हम अरे बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो समझ आ रहा है? थोड़ा सा ओके, बिल्कुल ओके। तो हमने पृथ्वी के गर्भ से बहुत सारी चीजें निकाल ली और निकाल के भी यूज कर ली, तो वहां तो खाली हो गया, वहां धरती का वजन कम हो गया, तो तराजू के एक पलड़े पर वजन कम हो गया, एक पे ज्यादा हो गया, तो कैसे डिसबैलेंस होगा ना, और ये जो डिसबैलेंस होता है ना, वही भूकंप बन जाता है, वही भूकंप
भूकंप बन जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है और तूफान की क्रियाकलाप भी काफी हद तक जिम्मेदार है। और जो प्राकृतिक रीजन हमने आपको बताया कि प्लेटों का मूवमेंट होता है तो नेचुरल होता है, तो होगा ही, तो उसकी वजह से भी आता है। तो बहुत सारे रीजन हैं। तो इसीलिए ना जब हम लोग घर बनाते हैं, जब बांध बनाते हैं उद्योग में, तो जो पर्यावरण में होते हैं वो इसका विरोध क्यों करते हैं? इसी वजह से विरोध करते हैं कि नेचर में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मत करें। क्यों? क्योंकि नेचर पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। नेचर पर विजय हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत आप नेचर से रिक्वेस्ट कर लो, चीजें कंज्यूम कर लो, यूज कर लो, लेकिन अति मत करो। ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा भारत, है ना? तो आइए समझते हैं भारत में ये भूकंप कहाँ आते हैं, किस जगह पर ज्यादा आएंगे, किस जगह पर कम आएंगे, एक बार क्वेश्चन से पूछा गया। तो क्वेश्चन भी लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे पूछा गया। अब आप जैसे हमारा जो भारत है पहले तो इतना ही था, हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले इतना ही बात है, वो थोड़ा सा मेरा आवाज वाला बना दिया ना, इतना ही बात ये इधर बात ये बिल्डिंग। अब यहाँ आता है 33 साल, 33 साल, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। ठीक है, 33 साल। और इधर की यूनिवर्सिटी कौन थी? यूरेशिया ओके। ठीक, नदियां गिरी, उसको खत्म कर दिया, 33 सालों को बराबर हो गया। फिर क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक कहता है हमारी जो भारतीय प्लेट है इंडियन प्लेट, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती है, ये मूव करती है। इससे जाने पहले नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा सा ऐसे जाती है। ठीक है, इंडियन प्लेट थोड़ा ऐसे जाती है, कहां? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करती है। तो प्लेटें क्यों मूव करती हैं? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि एस्टेनोस्फीयर से निकलने वाली जो संवहनी तरंगें होती हैं मैग्मा, उसकी वजह से ये प्लेटों में मूव है। इसके लिए हमें जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। ये टॉपिक हम लोग जरा इंडियन ज्योग्राफी वाला फिनिश कर लें, मुश्किल से आज वाली क्लास और अगले वीक की 2 क्लास, इतने में हम इंडियन ज्योग्राफी निपटा देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे और फिर से एक बार पढ़ चुके हम लोग, उसको रिवाइज कराते हुए आएंगे। ठीक है, जब तक एग्जाम होगा आपको बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। ओके, जिन लोगों का पहले छूट गया है उन लोगों की भी बात बन जाएगी, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा बार हम रिवीजन करते हैं हमारा ज्ञान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंफ्यूजन उतने कम होते हैं। तो एक चीज को आप कई बार पढ़ो, बार बार कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे लागेगी और आप भी लागेगी। तो इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को 1 सेंटीमीटर की रेट से खिसक रही है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर। कुछ तो एक्सपर्ट कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को खिसक रही है, तो भी 100 साल में कितनी हो जाती है? 80 साल में कितनी हो जाती है ना? तो देखो, अब आपको नंबर समझ में आएगा। क्या समझना है? थोड़ा सा एक डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना। आइए समझते हैं। उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, और जितने लोग लाइव हैं थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऐसे वाले ये अर्थ का ये ऊपरी इसको क्या कहते हैं क्रस्ट है ना, ऊपर से नीचे को यहाँ पे इसको पार्ट, ठीक ये क्रस्ट में भी दो लेयर होते हैं, ये वाली लेयर अपर क्रस्ट और ये वाली लेयर लोअर। तो क्रस्ट के भी दो हिस्से होते हैं, क्रस्ट के भी दो हिस्से होते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, समझ में आ सकते हैं। और ये नीचे वाली मैं कहा लिखूं या लोअर क्रस्ट। देखिए अगर आप मुझे सही से फॉलो कर लेते हैं, आप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे, एक्सपर्ट बनना नहीं है आपको, हाँ लेकिन इतनी क्वालिटी आपके अंदर जरूर आ जाएगी, यूपीएससी पीएससी का कोई क्वेश्चन आप गलत ही नहीं करोगे, एक आध दुर्लभ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, एग्जाम के बाद आपका फ्री हो जाएगा, तरीके होते स्मार्ट तरीका होना चाहिए, ओके। अच्छा आज आवाज वगैरह बहुत अच्छी आई नहीं होगी, एक बार कमेंट करिए आवाज आ रही है। ओके ओके बिल्कुल ओके ठीक। आज मैंने माइक लगा रखा है, माइक्रोफोन लगा रखा है ताकि आपको एकदम से क्लियर आ पाए, एवरीथिंग इज क्लियर सर, ओके। अच्छा वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम तो खैर हो सकती है बच्चों, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हम लोगों की तरफ से हो सकता है बेहतरीन करने का वो हम लोग कर रहे हैं, ओके। तो ये देखिए किस तरह अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, वॉइस एकदम क्लियर है, आ रही है बिल्कुल, ओके वेरी गुड, मस्त, ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी जो क्रस्ट है ये क्रस्ट है दो लेयर, ठीक है। अब देखिए दो लेयर जो है ना, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट उनके डेंसिटी में अंतर होता है, इससे घनत्व में अंतर होता है। तो जब ये मूव करती है ना, तो ऊपरी क्रस्ट और अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच के जो मूवमेंट है वो उसके अंतर हो जाता है डेंसिटी की वजह से, तो ये फिसलती है, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ऊर्जा भी पैदा होती है, ठीक है। अब देखिए जब ये प्लेट हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थ को जा रही है, नॉर्थ को जा रही है, अब यहाँ पर ये हिमालय बन चुका है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये हिमालय बन चुका है, ठीक है। आज की बात कर रहे हैं ना, आज तो हिमालय बन ही चुका है, ठीक है। ये हिमालय बन चुका है, ग्रेटर हिमालय शिवालिक ये सब बन चुके हैं, और आज भी हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट को खिसक रही है। तो जब ये खिसकते जाती है तो ये इसको नीचे घुस जाना चाहिए, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराती है तो इंडियन प्लेट नीचे जाती है, इंडियन प्लेट नीचे जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भारी इंडियन प्लेट भारी, तो दो चीजें टकराती है, भारी वाली नीचे जाती है, तो जब ये नीचे घुस रही है साउथ इंडियन प्लेट, तो यहाँ पर ये मैदान है हम लोग रहते हैं उत्तर भारत में, यहाँ ये मैदान, तो ये जो भाग नीचे घुस रहा, तो ये सारा का सारा मैदान हिमालय के नीचे घुस जाना चाहिए, हिमालय के नीचे घुस जाना चाहिए, यानी जो लोग यहाँ कानपुर में रहते हैं गंगा के किनारे, तो यहाँ मैदान इसको जाके हिमालय में घुस जाना चाहिए, यानी कानपुर के जितने घर हिमालय के नीचे घुस जाएंगे क्या, और क्यों नहीं
घुसेगी, क्योंकि देखिए अपर क्रस्ट नहीं घुसती, लोअर क्रस्ट ये वाली नीचे जाती है, लोअर क्रस्ट नीचे घुसती है और हम कहाँ रहते हैं? अपर क्रस्ट में रहते हैं। इसलिए हम लोग हिमालय के नीचे नहीं घुसेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? नीचे वाली क्रस्ट जा रही है, हम जाने दीजिए, उससे मैं क्या करूँगा? लेना देना है साहब, क्या लेना देना है इसकी? हम लोग तो इसके नीचे नहीं घुसेंगे, लेकिन लोअर क्रस्ट में तो घुसेंगे नीचे। अगर नीचे घुसेगी, समझ में आया से? जब नीचे घुसेगी और ऊपरी जो क्रस्ट है वो यूरेशियन प्लेट से क्या करेंगे? किनारे लॉक हो जाता है, लॉक, ऐसे लॉक, समझ में आया से? ये लॉक, अब ये खिसक तो रही है, लेकिन ऊपरी क्रस्ट लॉक हो गई, लेकिन नीचे वाली अंदर जा रही है, ऐसे समझ? नीचे वाली अंदर जा रही है और अंदर जाएगी तो नीचे स्टेनोस्फीयर में पहुंचेगी और स्टेनोस्फीयर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये लोअर क्रस्ट नीचे जाके क्या जाएगी? पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, स्टेनोस्फीयर में मैग्मा ज्यादा भर जाएगा, नया मैग्मा बन जाएगा। तो ये निचली क्रस्ट इसके नीचे घुसेगी और गुरुत्वाकर्षण मंडल में जाकर पिघल जाएगी, पिघल कर क्या बन जाएगा? मैग्मा। और आपको थोड़ी देर पहले बताया गुरुत्वाकर्षण मंडल का मैग्मा ऊपर भागकर निकलने का प्रयास करता है, निकलने का। महिमा तिवारी शब्द पीठ, देखो देखो बेटा क्या है, मैंने आपको बताया कि ये हमारी ये प्लेट ऐसे ऊपर की ओर खिसक रही है, तो जहां हम खड़े हैं अपर क्रस्ट है और इसके नीचे लोअर क्रस्ट होगी, तभी ये नीचे यहां समझा है ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट का डेंसिटी कम होता है, लोअर क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है, भारी होती है। जब वो इंडियन प्लेट यहां टकराती है ऊपर खिसक गई ना, ऊपर भी खिसक गई तो टकराएगी, तो इसकी इंडियन प्लेट की लोअर क्रस्ट नीचे घुसेगी और अपर क्रस्ट नीचे नहीं घुसेगी, क्योंकि ये हल्की है, ठीक है? तो नीचे इसका जो क्रस्ट है जहां पर लोग रहते हैं वो काफी मोटी है, मोटी है भी मोटी, इस बीच से दो बार ऊपर वाली सलामत रहती है और नीचे वाली अंदर चली जाती है। और अंदर तो अभी तो हम लोग ऊपर रहते हैं, तो हमारा कानपुर मैदान में तो इसको हिमालय नीचे घुस जाना चाहिए, लेकिन नहीं घुसते, क्यों? क्योंकि अपर क्रस्ट सलामत रहती है, नीचे वाली अंदर जाती है, नीचे वाली, ठीक है? तो नीचे वाली अंदर जाती है तो अंदर जाके क्या बन जाती है? मैग्मा, ये बन जाती है मैग्मा। अब वो मैग्मा निकलने का प्रयास करेगा और ऊपर वाली जो प्लेट है हमारी इंडियन प्लेट, वो अपर क्रस्ट क्लियर सर, थैंक यू, ओके क्लियर, ठीक है? तो नीचे ऊपर वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट से लॉक हो जाती है, लॉक, समझ में? ये लॉक हो गई ऐसे करती जाएगी और नीचे वाली अंदर जाके मैग्मा बन रहा है। अब आप इमेजिन करो ये लॉक और नीचे मैग्मा भरा है और मैग्मा उठ रहा, टक्कर मार रहा है, जब टक्कर मारेगा तो लॉक टूट जाएगा, लॉक टूट जाएगा, टूटेगा तो ये हिलेंगे, कंपन आएगा, तो क्या आएगा? भूकंप आएगा नहीं है, क्लियर? तो भूकंप क्यों आता है? और आपने ये भी सुना होगा 70-80 साल में भूकंप आता है अच्छा खासा, आपने सुना होगा। अभी 4-5 साल पहले 4-5 साल पहले भूकंप आया था, 4-5 साल हो गए, 5-6 साल पहले, ठीक है? तो तब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि 70-80 साल के अंतराल में बड़ा भूकंप आता है। क्यों आता है? बात समझ में आई होगी? क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी और अंदर घुस गई और 70-80 साल में 70-80 सेंटीमीटर नीचे चली गई और 70-80 सेंटीमीटर जब प्लेट नीचे चली गई कि हर ढेर सारा मैग्मा बना और उसने ऊपर को उठा, बाहर निकलने का प्रयास किया और सब हिला दिया, आगे भूकंप, ठीक है? तो ये शायद आपको समझ में आया। अब और इसे आगे की कहानी समझना जी, अभी सब बताएंगे ये कच्छ गुजरात में क्यों आता है, अभी इस चीजों को हम लोग देखें, ठीक है? बस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से समझते रहो, ठीक है? जहाँ समझ ना आए वहां पर बताइए, ओके? इस सब हम लोग अपने स्टाइल से चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि
कि आपको चीजें, क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें, क्योंकि बुक तो राइटर लिखता है वो एक अलग लेवल से लिखता है, तो वहाँ पर चीज़ें पकड़ नहीं आती हैं। जब कोई आपको इसी वे में बता देता है, अपनी भाषा में समझा देता है, तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। अब क्या होगा? अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो सब ठीक है, मैग्मा नीचे बना तो फिर हिमालय में फटता क्यों नहीं, ज्वालामुखी क्यों नहीं बनता? अगर मैग्मा नीचे बना और बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो फट जाना चाहिए, ज्वालामुखी हो जाना चाहिए। लेकिन आपने कभी कहीं किसी किताब में पढ़ा नहीं होगा कि हिमालय में ज्वालामुखी आते हैं, उत्तर भारत में ज्वालामुखी आते हैं, या दक्षिण भारत में भी ज्वालामुखी आते हैं, क्या नहीं आते? सब कभी आए उसको भी पढ़ेंगे मैडम, लेकिन अभी तो नहीं आते। तो फिर ये मैग्मा जाता कहाँ है? जो मैग्मा नीचे बन रहा है वो जाता कहाँ है? अब मजे की बात है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी आता क्यों नहीं है, जबकि हिमालय क्षेत्र से ज्वालामुखी की बेल्ट गुजरती है। हिमालय क्षेत्र से ज्वालामुखी की बेल्ट गुजरती है, बट ज्वालामुखी फटता नहीं है। ये कथन कारण का क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से। और अगर ज्वालामुखी फटता नहीं है तो फिर मैग्मा जाता है ना, तो फिर वो मैग्मा कहाँ जाता है? ये भी सोचने वाली बात, ये भी एक सोचने का बड़ा मुद्दा है। समझो, जब अंदर में यहाँ मैग्मा क्षेत्र में मैग्मा बन गया और वो बाहर निकलने लगता है, तो प्रकृति नहीं होता। अगर अंदर मैग्मा बनता है तो कहीं न कहीं को निकलेगा, प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, हम ही लोग बैलेंस नहीं रहते, प्रकृति तो बैलेंस रहती है। हम लोग तो जो चीज़ जितनी हमें मिल जाए हम उसमें भी संतुष्ट नहीं होते, और मिले और मिले और मिले, सबका छीन के हमें मिलता है। हम लोग बैलेंस नहीं बना पाते, लेकिन नेचर हमेशा बैलेंस में रहती है। प्रकृति हमको सिखाती है कि बैलेंस में रहना चाहिए। जब हम बैलेंस में रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर कोई प्लेट नीचे एस्टेरोस्फीयर में जाकर बेल्ट होती है और मैग्मा बनता है, तो वो मैग्मा कहीं कहीं निकल के बाहर आता है और उतनी ही नई प्लेट का निर्माण हो भी जाता है। तो बात आप समझ पा रहे हो, जितनी प्लेट मेल्ट होकर मैग्मा बना, वो मैग्मा निकलकर उतनी ही प्लेट कहीं पर नहीं बना देगा। उतनी ही नई प्लेट का निर्माण कर देगा। यही तो है बैलेंस। जूम वाला मामला 45 मिनट का गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये मैग्मा यहाँ बना, ये मतलब प्लेट नीचे जाके पिघल गई, तो ये मैग्मा बना, तो ये मैग्मा निकलेगा कहाँ? अब समझो जरा ध्यान से, ये मैग्मा कहाँ निकलेगा? ये मैग्मा यहाँ से मैग्मा चेंबर से ऊपर उठेगा और हिमालय से टकराएगा। तो मैग्मा कहेगा हिमालय, भैया आपको हम तोड़ के क्या बाहर निकल सकते हैं? हिमालय बोला कदापि नहीं, मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हूँ, तुम मुझे कैसे तोड़ोगे? इसलिए तुम हमें तोड़ नहीं सकते। तो ये हिमालय को तोड़कर निकल नहीं पाता है, फिर और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है। यहाँ पर तिब्बत का पठार, नीचे नीचे मैग्मा तिब्बत के पठार के नीचे जाता है और फिर वहां को उठने का प्रयास करता है ऊपर। तिब्बत का पठार कहता है कि वाह, मैं तो एक बहुत बड़ा पठार हूँ, मुझे नहीं तोड़ पाओगे, बैक हो जाओ। तो मैग्मा क्या करता है? नीचे नीचे लौटता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये मैग्मा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसको बाहर निकलने को मिलता नहीं, हिमालय निकलने नहीं देता, बहुत मोटा है ना, तोड़ नहीं पाता हिमालय को, कि
ऊपर के पठार को नहीं तोड़ पाते हैं तो ये मैग्मा हो जाता है फ्रस्ट्रेट। तो नीचे नीचे जब चलता है तो कहता है कि हम तुम्हें तोड़ नहीं पाए, तो क्या हुआ, हिला तो सकते हैं। तो मैग्मा इसे ऐसे टक्कर मारता है बार बार, है ना, और जब प्लेटों को लॉक कर दिया तो वो लॉक टूटता है और वो हिलता है, हिलने लगता है, कंपन होने लगते हैं, भूकंप आ जाता है। तो जितना भी फ्रस्ट्रेटेड जो भी फ्रस्ट्रेटेड मैग्मा होता है वो ज्वालामुखी तो नहीं बन पाता है, वो भूकंप जरूर बना देता है। तो हमेशा प्रकृति कहता है कि फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति से दूर रहिए, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड मैग्मा है, निकल नहीं पाता है, तो कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें हिला तो सकते हैं, बस हिला देता है, वहां पर कंपन करा देता है और नीचे 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 से लौटता है, आता हिंद महासागर, नीचे 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 हिंद महासागर में आता है। और हिंद महासागर में जो कटक होते हैं ना, हिंद महासागर में फट के बाहर आ जाता है, हिंद महासागर में फटकर बाहर आ जाता है और हिंद महासागर में एक कटक का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है। ये कटक क्या होता है? और कटक कुछ नहीं होता है, कटक सिर्फ आप ये मानो कि महासागर की तली में जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां पर मैग्मा निकलता है और तली में मैग्मा का जमाव हो जाता है, और जमाव ऐसा होता है जैसे मेड़ बांधने की, मेड़ जानते हो, एक दीवार खड़ी होती है, उसको कहते हैं कटक। ठीक है, रिज बोलते हैं अंग्रेजी। तो रिज कहां पाए जाते हैं? ये सागर में पाए जाते हैं। ये किससे बने होते हैं? बेसाल्ट से बने होते हैं, बेसाल्टिक मैग्मा से बने होते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। और समझो मजा आ जाएगा, बेहतरीन मजा आएगा। वो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ लीजिए। अब देखो भैया ध्यान से समझो, ये मैग्मा वहां से फ्रस्ट्रेटेड मैग्मा है, अंदर चला और अंदर चल रहा है और ऊपर को देख रहा है या कहीं तो चले मिले। तो देखा यहाँ पर नर्मदा की भैंस घाटी, ताप्ती की भैंस घाटी, दामोदर की भैंस घाटी। तो वहां से देखकर क्या लगता है, कुछ संभावना है निकलने की। जैसे ही ऊपर भागने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता, हिला देता है यहाँ भी पकड़। तो जितने यहाँ पर भैंस है भारत में, यहाँ भी भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्मा ऊपर निकलने का प्रयास करता है। तो जहाँ भैंस भारत में पड़े वहाँ भूकंप आते हैं। एक टॉपिक अगर आप अलका गौतम की किताब पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें एक टॉपिक दिया है भैंस और भूकंप, भैंस और भूकंप, ये टॉपिक दिया है। मतलब जहाँ भैंस होता है वहाँ भूकंप आता है। ठीक है, वहाँ भूकंप आता है। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भैंस और भूकंप में क्या संबंध है? भैंस और भूकंप में उनका संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन रिफ्ट एंड अर्थक्वेक, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, तो टॉपिक को बेहतरीन ऑपरेट कर दीजिए, समझ लीजिए और निकाल लीजिए एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखिए। क्लास पढ़ते समय फोन आ जाते हैं और जूम चल रहा होता है क्लास, फोन आ जाते हैं तो ये करता है डिस्टर्ब। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि भारत में भूकंप कैसे आते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हिमालय वाले क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और वहीं पर सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, उसने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन संस्थान ने भारत को 5 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 भूकंपीय क्षेत्रों विभाग। ये 5 भूकंपीय क्षेत्र आपको याद रखने हैं क्योंकि किसमें इसको डिवाइड किया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं और सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आएगा, सबसे खतरनाक जोन कौन सा है। ठीक, तो चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, इस संस्थान का नाम इतना जरूरी था ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखो अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र ये बड़ी एरिया में है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही याद रखिए। अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र, दूसरा अधिकतम से थोड़ा कम कर दो, अधिकतम से थोड़ा कम होता है अधिक होता है। अधिक प्रभाव वाला क्षेत्र, ठीक है, तो एक हो गया अधिकतम और एक हो गया अधिक। ठीक है, अब देखो सबसे कम को क्या कहते हैं, न्यूनतम प्रभाव वाला क्षेत्र और न्यूनतम से थोड़ा ज्यादा होता है तो क्या कहोगे, न्यून। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अधिकतम अधिक न्यूनतम और न्यून के बीच में क्या होगा, मध्यम हो गया, मध्यम प्रभाव वाला क्षेत्र। क्या हुआ, अधिकतम अधिक न्यूनतम न्यून और बीच वाला मध्यम। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत के भूकंप के प्रभाव वाले क्षेत्रों को 5 भागों में डिवाइड किया है। ओके, मस्त। उमेश नारायण शानदार फौजी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ो, जो मुझे ज्ञान है उस ज्ञान का आप लोग भी फायदा उठाएं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं जितना अधिक से अधिक चीजें हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसके नाम क्या क्या किया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 37 अच्छे से याद हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र है उसको इन्होंने 5 नंबर दिया है। क्या नंबर दिया है, 5। इसको बोल दिया जोन 5, जोन 5। ठीक है, और इसको दिया है 4 नंबर, तो क्या हो जाएगा जोन 2 और जोन 1, जोन 2 एंड जोन 1। ठीक, तो जोन 1 जो होता है वो न्यूनतम तीव्रता वाला क्षेत्र है भारत में, मतलब यहाँ पर सबसे कम नुकसान होगा। और जोन 5 वाला जो होता है वो मैक्सिमम वहां पर नुकसान होगा, मैक्सिमम तीव्रता का भूकंप है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसी थोड़ी थोड़ी हम फीचर्स देखें, दो तीन बातें हैं, तीन पांचों में दो तीन बातें आपको बता देते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आपको मिलेगी। ठीक,
देखो हम एक सिंपल सा बात ये क्या है भारत जैसा मैप है, ठीक है, थोड़ा सा भारत का मैप बनाना है, थोड़ा सा तो इसमें हाँ घुमाना ऐसा बन गया ठीक। इस बार का जैसे थोड़ा सा थोड़ा सा चिड़िया जैसा है इसको बनाना ठीक है। अगर भूगोल आप फॉलो करते हैं तो भारत का मैप बनाना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके बहुत परेशान होते हैं देखो अब समझ लो ये रहा है तो जब हिमालय को बनाना तो बस इसे लकीरें जो गया हिमालय है ना अपना हिमालय तो जब हम यहाँ से यहाँ की ओर लौटेंगे समझ रहे हैं से ये एरो के बजाय नॉर्थ से साउथ की ओर लौटेंगे तो होगा क्या यहाँ पर भूकंप की तीव्रता घटती जाएगी। समझ रहे हैं भूकंप की घटती तीव्रता ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी जब हम नॉर्थ से साउथ में आते हैं। बस ये बस इतना याद रखोगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में पूछा था कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप से सर्वाधिक सुरक्षित है। भारत का वो क्षेत्र जो भूकंप से सर्वाधिक सुरक्षित और बताओ ये किधर आता है प्रायद्वीपीय भारत किधर तो सबसे सुरक्षित कौन है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत सबसे सुरक्षित ठीक है पता समझ में आया। और ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है ये सबसे खतरनाक उससे सटा हुआ सामान दूसरे नंबर पर खतरनाक है ठीक है। ये गुजरात वाला क्षेत्र ठीक है क्लियर। अभी और आगे बढ़ते ये मोटा मोटा समझ में आया। चलो लेकिन भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भूकंप बिल्कुल ना आता। देखो जोन फर्स्ट में ये होगा प्रायद्वीपीय वाला है ना। जोन फर्स्ट वाला सबसे कम तीव्रता का है तो नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो जोन फर्स्ट की तरफ जाएंगे है ना। जोन 5 से शुरू होंगे नॉर्थ में और जोन 1 की तरफ बढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे ठीक है। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में तो तरीके को थोड़ा सा इस बात बनाओ है ना। मतलब रटो नहीं चीजों को समझो दिमाग में डालो मतलब ऐसा लगे कि क्लास में हम कुछ सीख रहे हैं आपको बोझ न लगे कुछ ऐसा करो ठीक है अपने स्टाइल से। ओके ओके समझना। तो अब आते हैं हम लोग पूरी बात कर रहे हैं तो इसमें देखो जो जोन 5 पहली बात यहाँ पर 9 या 9 से अधिक तीव्रता के भूकंप 9 या अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। अब ये 9 तीव्रता है लेकिन जो सीस्मोग्राफ होता है ना सीस्मोग्राफ में एक स्केल लगा होता है इसको कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में ये 9 की रीडिंग होती है उसे 9 तीव्रता का भूकंप कहते हैं। बहुत खतरनाक अगर आ जाए तो सब खत्म कर देगा बहुत खतरनाक।
तो ये 9 या 9 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। किसी किसी किताब में 8 या 8 से अधिक लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक। तो इसमें जहां पे कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, ये हिमालय ऐसे आता है, ठीक है, समझ में ऐसे। तो हिमालय हमारे यहाँ ग्रेट यू टर्म लेता है, यू टर्म लेता है हिमालय ऐसे, ठीक है। तो जहां जहां हिमालय का एक क्षेत्र है ना, इसके पूरा ये आएगा जोन 5, इसमें जोन 5 जो सबसे जोन, ठीक। अब आपको समझ में ये बात आई होगी। तो यहाँ पर देखो ये पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी राज्य, ठीक है, और इधर देखो बिहार, बिहार नेपाल, ठीक है। तो बिहार नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो भी इसी में आ जाएगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड आ ही जाएगा। अब तो रखना नहीं है ना, मतलब हिमालय राज्य, ठीक है, और इससे सटा हुआ पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र और गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र सटा, ये इसमें आएगा, ठीक है। तो ये प्रदेश इसमें शामिल है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंपों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जिससे जनधन की अपार क्षति होती है, जनधन की अपार क्षति होती है। जोन 5 हो गया, ठीक है। 1 मिनट में जो फाइल आपको समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कोशिश करो कि चीजें हमारे दिमाग में बैठ, एक आध एग्जांपल को याद करना है, तो याद कर ले, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। अब अगला देखो, जोन 4 को देखते हैं, अधिक प्रभाव का जोन। अब बताओ, देखो कहते संगत का प्रभाव तो होता है, संगत का प्रभाव तो होता है ना। तो अगर हम किसी खतरनाक आदमी के साथ रहते हैं तो हम भी खतरनाक हो जाएंगे। हो सकता है उतने ना हो, थोड़े कम ही सही, तो इस खतरनाक जोन से सटा हुआ क्षेत्र कौन है, जहां से हिमालय खत्म हो वहां से मैदान शुरू। तो मैदान संपर्क में है, तो फिर कौन आएगा ऐसा, ठीक है, कौन आ जाएगा आगे समझते हैं। उत्तर भारत का जो बृहद मैदान, हिमालय से सटा इसको करीबी तो प्रभाव तो पड़ेगा। बृहद मैदान उत्तर भारत, तो यहाँ के कौन कौन से राज्य, जैसे बिहार है ना, बंगाल हो गया, हुगली नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो हिमालय से सटा हुआ है, ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी भाग यूपी का, दिल्ली हो गया है सटा हुआ है, हरियाणा हो गया, हरियाणा बेसिकली जो नॉर्थ हरियाणा है वो सटा हुआ है वहां से, पंजाब का कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तो मान लीजिए उसमें भी कुछ हिस्सा इसमें भी आ जाता है, ठीक है। और ये पश्चिम में काठियावाड़ तक गुजरात का, और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग को इसमें शामिल करते हुए कोंकण महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी इसमें आते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं तीसरा जो इससे सटा होगा, तीसरा जो होगा जो इस वाले से सटा होगा, जोन 3 की बात है। जोन 3 जो होता है इसका विस्तार मैदान का दक्षिणी भाग, उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है उसका दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। तो जैसे दक्षिणी हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी भाग हो गया, दक्षिण पूर्वी
पश्चिमी तो आ गया था जोन थर्ड, सॉरी फोर्थ, ठीक है। और क्या हो गया, बिहार और पश्चिम बंगाल का बहुत सारा हिस्सा दक्षिणी वाला, ठीक है, ये सब आ जाए। गुजरात का पूर्वी भाग है ना, ये सब इसमें आ जाए। महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा का डेल्टाई भाग, ठीक है, और पश्चिम का जो तटीय प्रदेश है, यहाँ पर 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आता है, 6 से 7 तीव्रता का भूकंप, और जून सेकेंड में 7 से 9 और जून फर्स्ट में 9 से अधिक, ठीक। अब आते हैं लोग जून 4 में आप हम लौटते जून सेकेंड में, जून सेकेंड, तो जून सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग प्रमुख रूप से आता है। प्रायद्वीपीय पठार तो बचा, बात हमने कवर कर ली, तो कौन सा बचा, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग प्रमुख रूप से इसमें आता है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो पठारी भाग है, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक का जो पठार है वहाँ, ठीक। यहाँ पर 5 से 6 तीव्रता के भूकंप आते हैं, 5 से 6 इतने खतरनाक नहीं है। जापान में भूकंप की इंजॉय करते हैं, 5 से 6 तीव्रता के भूकंप तो जापान में आम बात है। अगर इतना भूकंप आना है तो नींद ही नहीं आएगी, भूकंप के इतने झटके खाने की आदत है, ठीक है, और हम लोग को झटके उतर जाएंगे, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, तो जोन फर्स्ट, ओके, न्यूनतम तो ये भी मतलब पठारी भाग में ही आएगा, प्रमुख रूप से पठारी भूभाग में 4 विस्तृत भूखंडों के रूप में फैला है, 4 के खंड, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब कई सर राजस्थान पठार में कैसे आता है, 5 में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग और झारखंड, ये कुछ क्षेत्र। तो यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से शून्य माना जाता रहा है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी भूकंप आए, इसलिए विद्वानों का यह भ्रम टूट गया। पहले विद्वानों का मानना था कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल भूकंप नहीं आता, बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि दक्षिण भारत में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ग्रामीण पाक बचाव करें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पीस पैदा हो चुकी है। तो पृथ्वी को लगा कि यार वैज्ञानिक लगता है अत्याचार करवा देंगे, तो पृथ्वी का कहती नहीं, ऐसा नहीं है। तुरंत पृथ्वी ने जवाब दिया और भूकंप आ गया महाराष्ट्र में कोयला क्षेत्र 1967 की बात है, और लातूर उस्मानाबाद 1993 में ये भूकंप आया। तो भूगर्भ शास्त्रियों को आश्चर्य में डाल दिया। भूगर्भ शास्त्री कहते थे कि प्राकृतिक पदार्थ भूकंप नहीं आएंगे, ये इस तरह लग चुका है। पृथ्वी कहती है नहीं ऐसा नहीं। पृथ्वी ने तुरंत जवाब दिया, बोले अभी बिल्कुल इस टाइप हम नहीं, ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्रियों की चिंता है। तो आज की डेट में भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सुरक्षित कौन है? प्रायद्वीपीय भारत। यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। तो भूकंप को हमने बहुत अच्छे से आपको सरल से शब्दों में बताने का प्रयास किया है, और आई होप कि चीजें आपको इतनी तो समझ में आई होगी।
आगे बढ़ते हैं। ओके जी जी, जोन फर्स्ट सबसे सेफ है, ठीक है। लेकिन जानते हो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन को क्षेत्र देकर पूछ देता है। सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र कौन है, ऑप्शन में प्रायद्वीपीय भारत देता है, बस वही आंसर हो, क्या इतना सोचना है ना। वेरी गुड। तो ठीक, अब आप देखो, अगर भूकंप आता है उसको रोक तो सकते नहीं, लेकिन भूकंप का न्यूनीकरण तो हम कर ही सकते हैं, यानी भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं, चेतावनी दी जा सकती है ना, वार्निंग दी जा सकती है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, 24 घंटे में आप कुछ जगह खाली कर दीजिए। इस टाइप की अगर चेतावनी देने के लिए कुछ, सुनामी की बात अभी हम करेंगे, अभी हम लोग भूकंप की ही बात कर रहे हैं, सुनामी में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। टेंशन तो नहीं लेना है बच्चों, है ना, मैं सबको बता दूंगा जितना आगे सब हो सकता है, पहले आप चीजों को समझो। तो अगर हमें ये बता दिया जाए कि यहाँ पर 24 घंटे बाद एक बड़ा भूकंप आने वाला है, तो हम लोग समय रहते हुए जगह खाली कर दें और जान और माल के खतरे को कम कर सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं। तो ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए, तो भूकंप आता है कोई दिक्कत नहीं है, भूकंप भी आ रहा है, हमारा भी जीवन चल रहा है, क्यों नहीं। अच्छा हाँ, भूकंप आएगा वहां पर बड़ी इमारतें ना बनाए, तो झोपड़ी बना के रखें, मतलब ये दिखता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अब आती है ना कि वहां पर भूकंप रोधी मकान बना लीजिए, है ना, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, शॉक एब्जॉर्बर बिल्डिंग बनाई, ठीक है। तो हम चूंकि मानव है, दिमाग रखते हैं, तो प्रकृति अगर बैलेंस करती है तो हम प्रकृति के झटके झेलने के लिए मुझे सक्षम होना भी चाहिए और हम अपने आप को बना देंगे, क्योंकि दिमाग जो हमें दिया है वो प्रकृति ने ही दिया, ओके। तो प्रकृति के हम लोग पुत्र हैं, तो हम लोग रास्ता तो निकालेंगे, ओके। तो भूकंप न्यूनीकरण, तो दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी होता है, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं, ये जानते हो। एक भूकंप का झटका आया, सब कुछ बराबर, रोड बीच से फट गई, परिवहन व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाए, है ना, संचार व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है जब इस टाइप के अर्थक्वेक आते हैं। तो जानते हो भूकंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भूकंप आता है तो परिवहन व्यवस्था और संचार व्यवस्था दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो लोगों तक जो राहत कार्यक्रम है उसको पहुंचाना टफ हो जाता है, तो और बड़ी समस्या पैदा होती है, तो और बड़ी समस्या पैदा होती है। तो भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता है, तरीके तो निकालने पड़ेंगे। तो कहते भैया जब संचार व्यवस्था टूट गई, रोड टूट गई, तो हवाई जहाज से उड़ के जाएगी, कोई हवाई जहाज से उड़ के जाएगी, तो हम यूज करते भी हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए विकल्प क्या है, तो इस आपदा से निपटने के तैयारी रखी है और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। प्री प्लानिंग एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जो हमारे
मेंस का टॉपिक है, ठीक है, मेंस में ये हमारा एक मिनट तो इसको रोक तो नहीं सकते हैं भूकंप को, लेकिन उसको न्यून जरूर कर सकते हैं, मतलब उसके जो प्रभाव है, उसके जो दुष्परिणाम है, उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना। राहत कार्यक्रम के लिए प्री प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके, है ना। जीपीएस, जीपीएस का जीपीएस क्या है, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। एक जीपीएस ग्लोबल वो नहीं, ये जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस की मदद से क्या होता है, प्लेट की हलचल का पता लगाया जाता है, प्लेटों में हलचल कहाँ हो रही है, ये जीपीएस की हेल्प से मदद मिलती है। ये सब मेज में आप बातें लिखोगे, ठीक है। और जहां जहां भूकंप आते हैं उनका मानचित्र बने और उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए कि ये क्षेत्र भूकंप, ठीक है। हम लोग को तो पता है, और पता कब है, मजबूरी, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मजबूरी पढ़ते हैं, चिन्हित करते हैं कि यहाँ ज्यादा आता है, यहाँ कम आता है, यहाँ कम आता है, यहाँ ज्यादा आता है, तो मजबूरी में सीखते हैं। आम आदमी को भी उससे अवेयर किया जाए, जगह जगह पर उसके मैपिंग की जाए, चिन्हित किए जाए कुछ कि यहाँ पर ज्यादा आता है, यहाँ पर कम आता है, तो उसके लिए हम लोग अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमें मैनेज करके चलना है। फिर जो मेरे पास सॉफ्ट एब्जॉर्बर, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग को डिजाइन किया जाए जो इसके शॉक को एब्जॉर्ब कर सके एक लिमिट में, ओके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। आज क्लास का टाइम पूरा हो चुका है, तो हम लोग अगले क्लास में यही समझाएंगे। आप लोग इसी तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक आइए, तो पढ़ने में कोई मजा होगा, तो पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।